आपके सामने है क्लास 6 इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 4। टुडे आई रोट दिस पोएम। पोएम के राइटर हैं कैन नेस्बिट और पोएम के टाइटल का मतलब है कि आज मैंने एक कविता लिखी। तो शुरू करते हैं हम इस पोएम को। टुडे आई रोट दिस पोएम बट आई एम नॉट श्योर इफ इट्स गुड। पोइट लिखते हैं कि मैंने आज एक कविता लिखी, पर मुझे यकीन नहीं कि जो ये कविता मैंने आज लिखी है ये अच्छी भी है या नहीं। इट डजेंट हैव द थिंग्स माई टीचर से अ पोएम शुड। मेरे टीचर के मुताबिक एक पोएम में जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो सभी चीज़ें इसमें नहीं है जो पोएम मैंने आज लिखी है। इट डजेंट शेयर द फीलिंग आई हैव डीप इनसाइड ऑफ मी। ये पोएम जो मैंने आज लिखी है ये मेरे अंदर की फीलिंग्स, मेरे अंदर की जो भावनाएं हैं उनको शेयर नहीं करती, यानी इस पोएम के ज़रिए मेरे अंदर क्या चल रहा है उसका पता नहीं चलता। इट हैज़ेंट एनी मेटाफर एंड नॉट वन सिमिली। यानी इस पोयम में ना तो कोई मेटाफर है और ना ही कोई सिमिली है। अब वर्ड्स को भी समझ लीजिए कि मेटाफर्स क्या होते हैं और सिमिली क्या होते हैं। मेटाफर्स वो वर्ड या फेसिस होते हैं जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होती हैं किसी और वर्ड से। जैसे कि माई टीचर इज़ एन एंजल, कि मेरी टीचर एक एंजल है, तो टीचर को डिस्क्राइब किया है एक एंजल वर्ड से। तो इन्हीं को हम मेटाफर कहते हैं जब हम किसी चीज़ को किसी दूसरे वर्ड से डिस्क्राइब करें। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली वो वर्ड या वो फेसिस होते हैं जो दो वर्ड्स के बीच में कंपेयर करते हैं, जिसके लिए हम एस लाइक एस वर्ड्स को यूज़ करते हैं, तो उनको सिमिली कहा जाता है जब हम किसी दो वर्ड्स के बीच में, मतलब दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट है इट्स मिसिंग एनी नरेटिव, कि इसमें नरेटिव भी नहीं है, मतलब इसमें कोई कहानी भी नहीं है। ये पोयम कोई कहानी भी नहीं बता रही है मेरी पोयम। अलिट्रेशन टू। अलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ अ लेटर और साउंड। किसी भी लेटर का बार बार पोयम में रिपीट होना, जिससे कि बार बार रिपीट होने से एक म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिया हुआ है बॉबी बोट अ बिग बॉल। बॉबी बोट अ बिग बॉल, यहाँ पे सभी के फर्स्ट लेटर आप देखोगे तो सभी की फर्स्ट लेटर बी है, तो इससे म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट होता है पोयम में। तो इसमें मतलब एलिट्रेशन भी नहीं है। इट इजेंट एन एक्रोस्टिक, डायमांटी और हाइकू। किया में इसमें पोयम में ना तो कोई एक्रोस्टिक है, ना ही डायमांटे और ना ही हाइको। अब एक्रोस्टिक क्या होता है? एक पोयम में जब पोयम लिखी जाती है तो उसके फर्स्ट लेटर, हर लाइन के फर्स्ट लेटर अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ेंगे तो कोई वर्ड पर फॉर्म हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ नहीं है वैसे, अगर आप देखो तो यहाँ पे WORFUT ऐसे कुछ लेटर्स अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, अगर हम इनको जोड़े तो कोई वर्ड बनता है। ठीक है, ऐसा भी कोई पोयम में नहीं है एक्रोस्टिक। नेक्स्ट है डायमांटे। डायमांटे क्या होता है? एक 7 लाइन्स की पोयम होती है जो पोयम एक डायमंड से बना लेती है, तो उसको डायमांटे कहते हैं। नेक्स्ट है हाइकू। हाइकू क्या है? एक जैपनीज पारंपरिक तरीका है पोयम को लिखने का जिसमें 3 की लाइन होती है, तो इसमें ना ही हाइकू है, ना ही डायमांटे है, ना ही एक्रोस्टिक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहते हैं पोइट? देयर इज नथिंग दैट पर्सोनिफाई। इसमें कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जो पर्सोनिफाइड करती हो, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह डिस्क्राइब करते हो। देखो पर्सोनिफाई में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को हम ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम कहते हैं कि सन आज खिला हुआ है, सन मुस्कुरा रहा है, जबकि सन ऐसा मुस्कुराता नहीं है, वो कोई लिविंग बीइंग नहीं है। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर लें तो हम एक लाइन बोलते हैं जब हम पिक्चर को देखते हैं, कोई हमें पिक्चर अच्छी लग जाती है, कोई फोटो, तो हम कहते हैं दिस पिक्चर सेज अ लॉट, कि ये पिक्चर यानी ये जो तस्वीर है ये बहुत कुछ कह रही है। पर तस्वीर कुछ कहती नहीं है, कहता कौन है? ह्यूमन कहता है। तो हमने क्या किया, एक फोटो को, एक पिक्चर को ह्यूमन क्वालिटी दे दी, तो इसको पर्सोनिफाइड कहते हैं। तो ऐसी पर्सोनिफाई भी इस कविता में है ही नहीं। इट डजेंट हैव अ प्लॉट, इसमें कोई प्लॉट भी नहीं है। ठीक है, मतलब कोई बात ही नहीं है इस पोएम में कि कोई बात कही जा रही हो। आई एम प्रेटी श्योर दैट राइमिंग इज द ओनली थिंग इट्स गॉड। पर मुझे यकीन है कि इस पोएम को जो मैंने लिखी है, ये पोएम, इसमें कोई ना कोई राइमिंग जरूर मिली है।
अब देखो राइमिंग क्या होती है, जब हम किसी पोयम को लिखते हैं तो उसमें लाइन के जो लास्ट वर्ड होते हैं वो एक जैसे लगते हैं, जैसे गुड शुड, ठीक है, जब हम इसको रीड करते हैं तो एक जैसी वर्ड्स लगती हैं, तो इन्हीं को राइमिंग कहते हैं। तो उसे लगता है कि शायद इस पोयम में कोई राइमिंग तो जरूर है। इट श्योर वाज फन टू राइट। मुझे इतना भी यकीन है कि मैंने जब इसको लिखा तो मुझे बहुत मज़ा भी आया। एंड आई थिंक इट्स लॉन्ग इनफ, और मुझे लगता है कि मैंने इसको बहुत लंबा लिख दिया, ठीक है, मतलब काफ़ी लंबा लिख दिया है। इट्स जस्ट टू बैड इट्स मिसिंग ऑल द थिंग दैट ग्रेट पोइट स्टफ। यानी मुझे बस इतनी बात से बुरा लग रहा है कि मुझे बस यही बुरी फीलिंग आ रही है कि इसमें एक पोयम के लिए जो जो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सभी चीज़ें इसमें मिसिंग है, जैसे नरेटिव, अलिट्रेशन, डायमांटे, हाइको, पर्सोनिफाई, ठीक है, सिमिली, ये सभी चीज़ें इसमें नहीं है। बस मुझे इसी बात का बुरा है। आई पुट इट ऑन माई टीचर्स डेस्क। मैंने इस पोयम को अपनी टीचर की डेस्क पर रखा। एंड वाओ शी मेड अ फस, कि उस पोयम को देखकर उन्होंने क्या कर दिया, मतलब एक हंगामा मचा दिया पूरी क्लास में। शी हैंडेड बैक माई पोयम विथ A++++। उन्होंने मुझे मेरी पोयम को लौटा दिया, साथ ही उसमें मुझे ग्रेड दिए A+++, यानी टीचर को भी ये पोयम पसंद आ गई। इसके मुताबिक मतलब कि बिना किसी चीज़ों के जो जो पोयम में होनी चाहिए वो चीज़ें नहीं थी, फिर भी टीचर को पसंद आई, जिससे कि पूरी क्लास में हंगामा मच गया और टीचर ने इसको पोयम की पोइट को A++ दिए। तो यहाँ पे कैन नेस्बिथ ने इस पोयम को एक बच्चे के थ्रू लिखा है, कि एक बच्चे ने एक पोयम लिखी होगी, अगर वो पोयम लिखती है और उसने ये सब मिसिंग किए हैं तो टीचर ने उसकी जब ये पोयम पढ़ी तो उसको इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी ये पोयम पसंद आ गई। तो हमारी ये पोयम यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपने क्वेश्चन आंसर की वीडियो नहीं देखी है तो आपको चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे। साथ ही अगर आपने दूसरे चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। मैं इस चैप्टर की, इस बुक की सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।